हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी हायर सेकेंडरी स्कूल दुल्हीपुर चंदौली वाराणसी मंडल से सियाराम सिंह बायो खजाना चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपको इसके पहले वाले टॉपिक में आपको प्रोकैरियोट कोशिका के विषय में बता चुका हूँ और आज मेरा टॉपिक है यूकैरियोट कोशिका। यूकैरियोट कोशिका के विषय में जैसे कि आप जानते हैं कि यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसका केंद्रक पूरी तरीके से ट्रू हो, सत्य हो, डेवलप्ड हो। यानी यूकैरियोट कोशिका के अंतर्गत सभी यूकैरियोट कोशिका के अंतर्गत सभी प्रकार की वनस्पति और जंतु कोशिकाएं आती हैं, केवल जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके। कहने का मतलब विकसित कोशिकाओं में, यूकैरियोट कोशिकाओं में जंतु और वनस्पति दोनों प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। तो ये रहा प्लांट सेल, चलिए यहां लिख देते हैं यूकैरियोटिक सेल दो भागों में। ठीक है, ये रहा प्लांट सेल, ये रहा एनिमल सेल। कहने का मतलब वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका दोनों डेवलप कोशिकाएं हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती हैं। आइए अब हम देखते हैं ये पूर्ण विकसित केंद्रक वाली कोशिका की संरचना के विषय में। आइए हम पहले प्लांट सेल के विषय में देखते हैं। प्लांट सेल, ये आप देख रहे हैं, ये बाहरी जो सबसे बाहरी लेयर है इसे सेल वॉल कहते हैं। ये वनस्पति कोशिका में सेल वॉल यानी कोशिका की भित्ति, कोशिका की दीवार है। ये इस सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। कहने का मतलब ये सेल वॉल सबसे बाहरी स्तर होता है जो वनस्पति कोशिका को एक निश्चित शेप साइज देने का, आकार प्रदान करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद का ये जो लेयर है इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई नाम हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसे यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और जीवों की इकाई है तो बायो मीन्स लिविंग बीइंग, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन इत्यादि नाम इसके हैं। तो ये चारों तरफ से ये देख रहे हैं। सेल वॉल के बाद ये है आपका सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा को, जीव द्रव्य को चारों तरफ से, ये जीव द्रव्य देख रहे हैं, जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रहने का कार्य कर रही है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रहने का कार्य करती हैं। अब इस सेल के अंदर ये जो अंगक हैं ये कोशिकांग कहलाएंगे। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगक को कोशिकांग कहेंगे। और फिर ये देख रहे हैं, ये है केंद्रक, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस केंद्रक, और ये देख रहे हैं ये केंद्रक, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये तो न्यूक्लियस हुआ और ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, झिल्ली है न्यूक्लियर की, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की झिल्ली जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे रहने का कार्य करती है। और ये न्यूक्लियर का पोर है, न्यूक्लियस के अंदर जो छिद्र है
तो ये न्यूक्लियर पोर ही तो कहलाएगा। तो ये न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर। फिर ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला ये न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियोलर है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलर, ये न्यूक्लियोलर और ये न्यूक्लियस के अंदर ये खुद का इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। इसका डीएनए पूरी तरीके से हिस्टोन प्रोटीन से लगा रहता है, यानी ये कहा जाए इसका जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए है और विथ हिस्टोन प्रोटीन, यानी ये जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। और ये न्यूक्लियर का ये यानी मेम्ब्रेन रहा, आपने देख लिया ये पूरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को घेरे रहने वाला ये जो है इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER, शॉर्ट में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ER है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है, देख रहे हैं। ये जिस पर ये राइबोसोम लगे हुए हैं, ये खुरदरा दिख रहा है। ये राइबोसोम लगे हुए हैं, इस पर खुरदरा दिख रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। यानी ये जिस पर राइबोसोम है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये देखिए ये स्मूथ है, इस पे राइबोसोम नहीं है, इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER और SER, S फॉर स्मूथ और R फॉर रफ। ठीक है, तो ये रफ ROUGH रफ स्मूथ, ये देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ में खुरदरा, जिस पर राइबोसोम पाया जाता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं है वो चिकना है तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस प्रकार ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है। ये झिल्ली कोशिका द्रव्य की यानी कोशिका में पाए जाने वाले यानी सबसे बड़ी झिल्ली में होती है, यानी सबसे बड़ी झिल्लियों में मानी जाती है या कही जाती है। ये कहा जाए कि ये साइटोस्केलेटन के नाम से भी जाना जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये फिर उसके बाद देखते हैं ऊपर की तरह संरचना, जो ये संरचना है इसे गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडी, इसके कई नाम हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर कर दें, ये गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसका नाम कैमिलियो गोल्गी नामक साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट ने दिया था। उन्हीं के नाम पर इसके कई नाम हो जाते हैं, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी apparatus। ठीक है, तो ये रहा गोल्गी बॉडी। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर पाया जाने वाला ये तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म। ये पूरा जीव द्रव्य में सभी कोशिकांग डूबे रहते हैं, तो ये से साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य कह दीजिए या साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कोशिका का ये फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये अंगक माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है, जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो अंगक है इसे हम कह सकते हैं, ये है वैक्यूल, रिक्तिका। रिक्तिका है, वैक्यूल है। इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो टोनोप्लास्ट एक सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। और ये वैक्यूल भी जानिए रिक्तिका भी पौधे में यानी प्लांट सेल में पाए जाने वाला ये सबसे कैस्टैटिक फीचर ये भी है। और फिर उसके बाद अभी देखते हैं और क्या क्या होता है जो अलग होता है जंतु कोशिका से। ये है किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल, यानी वनस्पति कोशिका का रसोई घर, जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। और इस तरीके से आप संरचना जो देख रहे हैं ये एक, और यहां ये देखिए ये राइबोसोम 80s प्रकार का राइबोसोम है। राइबोसोम है, ये देख रहे हैं, ये राइबोसोम पूरे कोशिका द्रव्य में डूबा हुआ पाया जा रहा है। और इस तरीके की संरचना आप यूकैरियोट कोशिका के यानी प्लांट सेल को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये है एनिमल सेल। अब ये एनिमल सेल में आप देखेंगे, ये देखिए एनिमल सेल में ये केंद्रक है, ये पूरा केंद्रक है, ये केंद्रक न्यूक्लियस, और फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ संरचना होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है जो इसे घेरे रहने का कार्य करती है। फिर न्यूक्लियस के अंदर पोर पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियर पोर है। ठीक, फिर उसके बाद न्यूक्लियोलर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलर ये है। और फिर ये सेंट्रोसोम यहाँ पाया जा रहा है जंतु कोशिका में। गाल्गी बॉडी ये है, जो कैमेलियो गाल्गी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये कई नाम इसके हैं जो हम बताएं आपको। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं ये इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ भी दो प्रकार से पाया जाता है। एक जिस पर राइबोसोम अटैच होते हैं उसे रफ ईआर कहते हैं, और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होता है वो स्मूथ लगेगा, उसे एसईआर के नाम से जाना जाता है। ये है राइबोसोम, और ये राइबोसोम अटैच है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और जिस पर राइबोसोम नहीं है ये एसईआर होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, और ये रहा इसका सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। इसे लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। लाइसोसोम ये, और फिर ये राइबोसोम, एसियस, ये आपने ये विलाई है, ये संरचना आप ये इसका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जो देख रहे हैं, इस प्रकार ये जंतु कोशिका है। अब आप ये देखेंगे कि आपसे कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आपके पूछे गए हैं जंतु कोशिका की संरचना और वनस्पति कोशिका की संरचना का लेवल डायग्राम कहा है। कई बार पूछा है ड्रा लेवल डायग्राम ओनली प्लांट सेल, या कहा है ड्रा द लेवल डायग्राम ओनली एनिमल सेल, या कहा है ड्रा द लेवल डायग्राम प्लांट एंड एनिमल बोथ। ठीक है, या पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल।
कभी पूछा है जंतु और वनस्पति कोशिका में अंतर क्या है। तो आइए अब देखते हैं फिर एक बार फिर से। ये आपने देखा, ये आपके यूकैरियोट कोशिका का एग्जाम्पल। सभी वनस्पति और पौधे यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, केवल जीवाणु कोशिका और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके। हमने बताया कि ये वनस्पति कोशिका का सबसे बाहरी जो सेलवाल होता है, ये सेलवाल कोशिका भित्ति के पाए जाने के ही कारण ये रिजिड होती है, हार्ड होती है। और ये वनस्पति का एक मुख्य लक्षण है, सेल वॉल का पाया जाना। ये वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। ये क्या क्या पाया जाता है? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक के पाए जाने के कारण पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इसी को, क्लोरोप्लास्ट को ही किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल कहा जाता है। ये जानिए कि वनस्पति कोशिका में जो अपना भोजन खुद बना लेता है, सभी हरे पौधे अपना भोजन किसकी मदद से बनाते हैं? यानी अपने अंदर पाए जाने वाले इस हरित लवक की वजह से। क्लोरोप्लास्ट भी एक वनस्पति कोशिका का मुख्य लक्षण है, यानी क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना। दूसरा ये हुआ क्लोरोप्लास्ट। फिर तीसरा वैक्यूल, ये रिक्तिका। ये रिक्तिका भी वनस्पति कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन बहुत छोटी पाई जाती है। तो जहां तुलना कंपैरिजन किया जाता है तो इग्नोर कर दिया जाता है, वहां बहुत स्मॉल पाई जाती है वैक्यूल, और यहाँ लार्ज में पाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ एब्सेंट कह दिया जाता है और यहाँ प्रेजेंट कहा जाता है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, जो मेन अंतर है जंतु और वनस्पति कोशिका में, वो है सेल वॉल का पाया जाना। वनस्पति कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है और वनस्पति कोशिका अपना भोजन खुद बना लेती हैं, वो दूसरे पर आश्रित नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें उनका खुद का रसोई घर यानी किचन हाउस पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक के कारण। और फिर उसके बाद ये वैक्यूल है, रिक्तिका, जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसके सबसे बाहरी टोनोप्लास्ट होता है और इसमें तरल पदार्थ मैक्सिमम भरा होता है। यह लक्षण होता है वनस्पति कोशिका का। मुख्य अंतर होता है जंतु कोशिका से। और जंतु कोशिका में देख रहे हैं ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और जंतु कोशिका में हरित लवक भी नहीं पाया जाता है, और जंतु कोशिका में रिक्तिका बहुत छोटी होती है, तो इसे इग्नोर कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये कहा जाए और क्या अंतर है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता, तो ये है, देख रहे हैं, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जो होता है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। और फिर उसके बाद ये लाइसोसोम, इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। ये डिटेल में हम तब देखेंगे जब एक एक कोशिकांग के विषय में पढ़ेंगे, तो ये किस प्रकार आत्महत्या की थैली कही जाती है वो हम देखेंगे, ठीक है। और अब यहाँ ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जंतु और वनस्पति कोशिका में डिफरेंसेस होते हैं। अब आपको इस यानी टॉपिक में, आज के टॉपिक में आपको ये हुआ कि जंतु कोशिका की संरचना के विषय में ज्ञान और वनस्पति कोशिका की संरचना के विषय में आपको ज्ञान हुआ, और जंतु कोशिका में और वनस्पति कोशिकाएं में क्या अंतर होता है आपको यहाँ इस फिगर के द्वारा आपको कंफर्म हुआ होगा। फिर उसके बाद अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे।